हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और बिलीव मी, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत अच्छे से ही समझाऊंगा। नीचे से ऊपर तक डेप्थ में चलेंगे, समझेंगे, फील करेंगे, हर एक चीज़ को फील करेंगे, हर एक फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। कोई रट्टा नहीं कि ये है फॉर्मूला, इसको याद कर लो ना, हर किसी चीज़ का लॉजिक समझने वाले हैं। गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, वो बड़े बड़े ब्रिज देखे आपने? बड़े बड़े ब्रिज वाले जो दिल्ली में एक है ना, वो बड़ा सा स्ट्रक्चर और वायर वाला जो ब्रिज है, या किसी भी टाइप का ब्रिज ले सकते हैं, एक स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर में डायनेमिक लोड आ रहा है ना, बार बार डायनेमिक लोड आ रहा है, यानी कि बार बार देयर वुड बी सम सस्पेंशन इन दैट ब्रिज, है ना। ब्रिज में सस्पेंशन होगा क्योंकि लोड आ रहा है, तो उसकी वजह से उसमें कुछ हलचल तो जरूर होगी, है ना। अच्छा, ये हलचल, ये जो लोड आने से क्या ब्रिज गिर जाते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि भाई साहब, बनाने वाले ने उसको ऐसा बनाया है कि एक परमिसिबल लोड को वो झेल सके। उसने बनाया होगा ना कुछ तो दिमाग लगा के, जो इंजीनियर्स है उन्होंने कुछ दिमाग लगा के बनाया कि इतना लोड आएगा तो ये आराम से सह लेगा, बट उसकी कैपेसिटी के ज्यादा उस पर यदि लोड लगा दिया तो क्या होगा? ब्रिज का रप्चर हो जाएगा, ब्रिज खत्म हो जाएगा, ब्रिज बराबर। चलो ठीक है, मान लिया ब्रिज में आप लोड भी नहीं लगा रहे जा, जो आपने डिजाइनर ने जो स्टार्टिंग में कैलकुलेशन करी थी कि इतना लोड आएगा, वही आ रहा है लाइफ टाइम। बट लाइफ टाइम वही लोड आ रहा तो एक टाइम बाद एजिंग इफेक्ट होता है ना हर एक मटेरियल में, यानी कुछ टाइम बाद वो ब्रिज खुद अपने आप में कोलैप्स होना है। होता है ना, पुराने ब्रिजेस है उनको उड़ाना पड़ता है, उनकी केयर करनी पड़ती है। न्यूज़ में भी बहुत देखा होगा ना कि ये ब्रिज टूट गया, फला ब्रिज टूट गया ना। ओवर द टाइम उस ब्रिज को टूटना है ना। अब कब टूटना है उसका कोई स्पेसिफिक डेट है क्या? नहीं है। तो जब उस ब्रिज की उम्र हो जाएगी तो क्या उसे बार बार टेस्ट नहीं करना पड़ेगा? क्या टेस्ट करना पड़ेगा कि नहीं? बार बार उसे टेस्ट करना पड़ेगा। तो किसे टेस्ट करेंगे भाई? ब्रिज का जो स्ट्रक्चर है, उसमें जो मटेरियल्स लगे हुए हैं, उसमें स्ट्रेस है या नहीं? बिकॉज ऑफ द लोड उसमें स्ट्रेस है या नहीं? नहीं पता है स्ट्रेस क्या होता है। चलिए ठीक, उसमें अंदर ही अंदर कुछ है कि नहीं? हाँ है सर। नाउ वो जो अंदर ही अंदर जो है ना, उसकी वजह से एक ना एक दिन टूटना है ब्रिज को। नाउ यदि उसको हम मेजर कर पाए, बार बार मेजर कर पाए, क्योंकि हमें पता है कि मटेरियल की स्ट्रेंथ कितनी है, मटेरियल कितना लोड ले सकता है, बेंचमार्क पता है। अब बार बार हम यदि उसे मेजर करें, उसमें होने वाले डिफॉर्मेशन को मेजर कर पाए, तो क्या हमें ये नॉलेज नहीं हो जाएगा कि ये अभी उस लिमिट तक पहुंचा है कि नहीं, कोलैप्स वाली? बार बार मेजर करने से आपको आइडिया हो जाएगा ना कि ब्रिज कितना चलने वाला है। हाँ, तो कुछ बड़ा एक्सीडेंट हो उससे पहले आप उसे रिपेयर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? एक छोटा सा डिवाइस यूज होता है उस डिफॉर्मेशन को मेजर करने के लिए, उसी का नाम है स्ट्रेन गेज। ये तो एक ब्रिज का एग्जांपल दिया। बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स ले लीजिए, डैम ले लीजिए, है ना, बिल्डिंग्स ले लीजिए, जहां जरा सा भी डिफॉर्मेशन बहुत ही क्रूशियल हो सकता है, तो उस डिफॉर्मेशन को मेजर कर पाएं, एक आइडिया लगा पाएं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये कितने साल तक चल सकता है, इसमें कोई रिस्क वाला फैक्टर तो नहीं है। इन सारी चीज़ों का खेला एक डिवाइस से होता है, उसी को बोलते हैं स्ट्रेन गेज। हाँ, चलिए अब सब्जेक्ट में एंटर करते हैं। प्रैक्टिकल इसका सिनेरियो मैंने समझा दिया ना। हाँ, अब थोड़ा सा सब्जेक्ट में घुसते हैं। तो जब हमने ब्रिज की बात करी थी, हमने स्ट्रक्चर की बात करी, तो हमने आपसे बोला कि भाई साहब लोड आ रहा है और उस लोड के चलते उसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है, बराबर ना। तो चलो थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ। ये एक स्ट्रक्चर है ना, वो एक इस स्ट्रक्चर पे मैं लगा देता हूँ लोड, लगा दिए गए। ओके ना, इस लोड की वजह से इस स्ट्रक्चर में स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस क्या होगा भाई साहब? स्ट्रेस क्या है ये? स्ट्रेस सर, स्ट्रेस के बारे में हमने देखा है कि फोर्स पर यूनिट एरिया है सर। स्ट्रेस जो है सर वो फोर्स पर यूनिट एरिया है, तो यही तो प्रेशर भी है।
प्रेशर जो है ना भैया, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या है उसी को प्रेशर बोलते हैं और उसी को स्ट्रेस बोल रहे हैं। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या, स्ट्रेस और प्रेशर में डिफरेंस क्या पता है क्या? दोनों एक ही चीज का नाम है, बट एक बाहर से है एक अंदर से। स्ट्रेस इज इनसाइड ऑफ द मटेरियल फिनोमेना, है ना। आप मटेरियल पे लोड लगाते हो ना, आप मटेरियल पे लोड लगाते हो ना, तो उस लोड की वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है उस मटेरियल में, पक्का स्ट्रेस होगा कि नहीं? उस मटेरियल को डिस्टर्ब कर रहे हो, उस मटेरियल को डिस्टर्ब कर रहा तुम्हें, उसकी जो ओरिजिनल न्यूट्रल पोजीशन है उससे डिफॉर्म कर रहे हो, तो पक्का उसमें एक स्ट्रेस काम करेगा। तो मटेरियल के अंदर जो फिनोमेना है दैट इज द स्ट्रेस, मतलब मटेरियल के अंदर पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स फील हो रहा है ना, दैट इज द स्ट्रेस। बट आउटसाइड से यदि से आप एक फोर्स देते हैं और पर यूनिट एरिया ऑफ मटेरियल देते हैं तो उसे हम प्रेशर बोलते हैं राजा। ठीक है सर, चलेगा, ओके, मान लिया। नाउ बिकॉज ऑफ दिस लोड देयर वुड बी, because of this load there would be some deformation ना, some deformation होगा कि नहीं होगा? तो अब जरा ध्यान से थोड़ा सा मुझे यहाँ पे रफ करना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर स्पेसिमेन पे या स्ट्रक्चर पे सपोज इस डायरेक्शन में ये एक्सिस मान लेता हूँ, आपने फोर्स लगाया हुआ है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर पे तो फोर्स लग रहा है भाई साहब। चलिए ये टेंसाइल फोर्स इस पर लग रहा है ना। नो, इस टेंसाइल फोर्स की वजह से ये मटेरियल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो गया, ध्यान से देखिए जरा। तो ये क्या हो गया भाई साहब? बिकॉज ऑफ दैट दिस लोड इसमें हो गया डिफॉर्मेशन, इसने अपना ओरिजिनल जो शेप है ना उसे क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो इसे हमने बोलते हैं डिफॉर्मेशन। बिकॉज ऑफ द लोड किसी भी मटेरियल की शेप में गड़बड़ हो जाए तो उसे डिफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस डिफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट आया स्ट्रेन का। स्ट्रेन टेक्निकल भाषा में उसे हमने बोला स्ट्रेन। तो क्या है स्ट्रेन? स्ट्रेन क्या बोला हमने, ध्यान से देखते जाइएगा। हमने ये बोला, ठीक है, क्योंकि गेज भी हम पढ़ने वाले स्ट्रेन गेज, तो उससे पहले ये सारा बेसिक्स पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। स्ट्रेन को हमने ये बोला कि जो भी डिफॉर्मेशन हो गया है ना, उस डिफॉर्मेशन को ओरिजिनल वैल्यू से यदि डिवाइड करते हो तो उसे हम स्ट्रेन बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज इसका ये लेंथ L है, नाउ जो नया लेंथ है इसका, वो L प्लस डेल L हो गया, मतलब ये डेल L से डिफॉर्म हो गया। ओरिजिनल L था, अब डेल L हो गया, और बेसिक बात है आपने इसको स्ट्रेच किया तो इसका जो लेंथ है वो बढ़ गया। तो स्ट्रेन डिफाइंड हुआ किससे, कि सर जो डिफॉर्मेशन हुआ, कितना हुआ डिफॉर्मेशन, डेल L डिवाइड बाई ओरिजिनल वैल्यू कितनी है लेंथ की, L, इसे हमने बोला स्ट्रेन, समझना अगली बात, टेक्निकल भाषा में स्ट्रेन बोला। तो जब भी लोड होता है मटेरियल में स्ट्रेस फील होता है और उस स्ट्रेस की वजह से मटेरियल डिफॉर्म हो जाता है, वो डिफॉर्मेशन स्ट्रेस के टर्म में डिफाइंड किया जा सकता है। हो द पॉइंट, ओके, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आता रहेगा। चलिए सर, स्ट्रेस की बात कर ली आपने, स्ट्रेस से स्ट्रेन वाला, तो क्या इसका मतलब ये हो गया क्या कि सर स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो गए? जी हाँ, जितना ज्यादा स्ट्रेस उतनी ज्यादा स्ट्रेन। गॉट द पॉइंट? हाँ जी। तो आऊंगा मैं प्रोपोर्शनलिटी के इन दोनों के मुद्दे पे भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले सर, why you consider this length part? You can consider this part also, because here suppose एक सर्कुलर शेप का मटेरियल रहा होगा, है ना, ये एक सर्कुलर शेप का मटेरियल रहा होगा। जब आपने इसको स्ट्रेस किया तो ये बन गया कुछ ऐसा, स्ट्रेस करने के बाद ये ऐसा बन गया ना बच्चे, बन गया।
तो देखो भाई साहब, यदि इसके डायमीटर की बात करूं, पहले डायमीटर डी था, अभी डायमीटर नया हो गया, लेट्स टेक इट डी। तो डायमीटर मतलब इस डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा है ना। आपके इस एक्सिस, यदि आप इसको एक्सिस माना, तो इस पर्टिकुलर एक्सिस के साथ या इस एक्सिस के अलोंग जो स्ट्रेन हुआ उसको हमने बोला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बड़ा ध्यान से समझिएगा, बड़ा मजा आएगा जी। इसको मैंने बोला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और इसे मैंने डिनोट किया आपका EL से, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, लेकिन आपने फोर्स लगाया और इस फोर्स की वजह से इसका ये वाला पार्ट जो है, बोले तो डायमीटर में जो चेंज हो गया ना, डायमीटर में जो चेंज हो गया, गड़बड़ हो गया, तो इसके फॉर्म में भी स्ट्रेन को डिफाइन कर सकता हूं जी, बिल्कुल कर सकता हूं। कैसे करूंगा सर? इस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए एक और स्ट्रेन आप डिफाइन कर सकते हैं, डिफॉर्मेशन तो हुआ डायमीटर में, तो डिफॉर्मेशन del D डिवाइड बाय ओरिजिनल D। तो ये भी तो हो गया। उसको क्या बोलूंगा? देखो, ये जो एक्सेस आपने माना, जिसके अक्रॉस या जिसके अलोंग आपने फोर्स लगाया, उसके परपेंडिकुलर का फिनोमेना है भाई साहब, उसके परपेंडिकुलर का फिनोमेना है ना जी। ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस प्रिंसिपल एक्सिस की या इस एक्सिस की जिस पे आपने फोर्स लगाया उसके परपेंडिकुलर में डायमेंशन चेंज हो रहा है जी। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स स्ट्रेन। क्या बोलते हैं जी? ट्रांसवर्स स्ट्रेन, डिनोटेड बाय ET, है ना। तो दो चीज समझ में आ गई कि स्ट्रेन सर लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है और दूसरी ट्रांसवर्स स्ट्रेन भी हो सकती है। दो चीज मैंने बता दी। एक और चीज है, वो है शेयर स्ट्रेन। मतलब जो भी फोर्स यदि आपके इसके सतह पे, इसके सरफेस पे आपने लगाया होता, लेट्स टेक लाइक दिस, आप इस टाइप का फोर्स सरफेस पे लगा देंगे, शेयर स्ट्रेस यहाँ पे आ जाएगी आपकी। जरा ध्यान से देखिए कि जरा ये ब्लू वाले स्ट्रक्चर पे मैंने इसके सरफेस पे यहाँ पे फोर्स लगाया हुआ था। इस फोर्स की वजह से आपने इसको खींच लिया, यदि ये पार्ट फिक्स है तो ये जो स्ट्रेन हुआ ना, ये क्या हुआ जी? इसको एंगल में देखा गया ना कि पहले क्या था और अभी क्या है। इसको शेयर स्ट्रेस बोलेंगे। चलिए सर, शेयर स्ट्रेन की बात कर ली। मेरा मेन मुद्दा सिर्फ और सिर्फ इन दोनों से होने वाला है। नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको शेयर स्ट्रेस भी या शेयर स्ट्रेन भी बता दिया, ठीक है ना। तो दो टाइप की मैंने आपको क्या बता दी? मैंने दो टाइप की आपको स्ट्रेन बता दी। एक मैंने आपको बता दी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और दूसरी मैंने बता दी आपको ट्रांसवर्स स्ट्रेन। ये मैंने दो टाइप की आपको स्ट्रेन्स बता दी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। अब क्या हुआ यदि मैं क्या करूं, ये दोनों जो है ट्रांसफर स्ट्रेन जो है, इसको यदि डिवाइड करूं मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से, ये एक फैक्टर आएगा आपके पास, और वो फैक्टर को हम बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। क्या बोलते हैं जी? पॉइजन्स रेशियो। ठीक है। और ये हमेशा नेगेटिव में रहेगा। क्यों रहेगा जी नेगेटिव में? ध्यान से देखिए जरा। ये एक स्पेसिमेन है, ठीक है। सपोज आप इसको स्ट्रेच करते हो, तो स्ट्रेच करने से कुछ ऐसा हो जाएगा जी, तो यदि इसकी ट्रांसफर स्ट्रेन निकालोगे तो जो डेल डी होगा वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? भाई पहले यदि ये पर्टिकुलर डायामीटर सपोज पहले 4 था, अभी 2 हो गया, सो 2 - 4 -2 ना, तो ये नेगेटिव होती हमेशा। ये क्या होती जी? नेगेटिव, है ना। अरे यार, आप खींच रहे हो और ये घट रहा है, ये जो इसकी डायमेंशन है वो घट रही है, तो सीधा बात नेगेटिव टर्म जी, ये हमेशा नेगेटिव होता है। तो ये जो पॉइजन्स रेशियो एक नेगेटिव रेशियो है। और ये रेशियो किस चीज का है सर? यदि आप स्ट्रेस किए तो इस पर्टिकुलर स्पेसिमेन में EL भी आया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी आया, एट द सेम टाइम ET भी आया। इन दोनों का जो रेशियो है दैट इज द पॉइजन रेशियो। अब इन दोनों का जो रेशियो पॉइजन रेशियो आपको क्या आइडिया देता है जी?
आपको एक आइडिया दे देता है पॉइजन रेशियो कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और ट्रांसवर्स स्ट्रेन में रिलेशन क्या है। कोई एक भी क्वांटिटी आपको पता तो दूसरी आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों को रिलेट है। यदि आप स्ट्रेच करोगे तो ना केवल आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मिलेगा, आपको ये भी मिलेगा, दोनों एक दूसरे को रिलेट है। चलिए सर, पॉइजन रेशियो नाम की चीज हमने आपको बताई, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला था, मैंने आपको क्या बोला कि स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस हमारा जिसे हमने डिनोट किया सिग्मा से, ध्यान रखिए स्ट्रेस को हम डिनोट कर देते हैं सिग्मा से, ये प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, ठीक है। तमाम इलास्टिक मटेरियल्स के लिए स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। ये किसने दिया था भाई साहब? हुक्स लॉ ने, ठीक है। स्पेलिंग गलत सलत कुछ हो सकती है, देख लियो। हुक्स लॉ, इसे हुक्स लॉ बोलते हैं, हुक्स ने बताया सबसे पहले। तो यदि मैं यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूँ तो एक कांस्टेंट आता है, ठीक है, कांस्टेंट आता है, और इस कांस्टेंट को बोलते हैं यंग मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। ये क्या बोलते हैं? यंग मॉड्यूलस, ठीक है, यंग मॉड्यूलस। ना ये जो रिलेशन है ना, ये एक लीनियर जोन में ही देखना है ना। पढ़ते थे ना हम, शायद फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे, बीएमई में, यस बीएमई में पढ़ते थे, एक स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व पढ़ते थे, है ना। एक पर्टिकुलर तक तो एक लीनियर रिलेशन रहता है, फिर डिफॉर्मेशन हो जाता है, प्लास्टिक रीजन आता है, और बहुत सारी चीजें थी, है ना। तो किसी भी मटेरियल के लीनियर रीजन में, लीनियर रीजन बोले तो जहां पे स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल हो एक दूसरे के, वहां पे आपका हुक्स लॉ वैलिड है। और ये क्या हो गया कहानी? स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग मॉड्यूलस गुना इतना, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, जब मैं बात कर रहा था स्ट्रेन की, तो सपोज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात कर रहा था, तो वो होती है डेल एल बाई एल। इसकी यूनिट क्या है? ये मीटर है। इसकी यूनिट क्या है भाई साहब? ये मीटर है। तो ये स्ट्रेन की यूनिट क्या हो गई? यूनिट लेस हो गई ये, ठीक है। आप सब जानते हैं, पढ़ा, ये यूनिट लेस क्वांटिटी है, ठीक है, आपका स्ट्रेन जो है। तो यदि ये यूनिट लेस है और आप बात करते हैं इसकी, तो ये क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर साहब, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से यंग मॉड्यूलस की जो है वो यूनिट भी क्या आ जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगी साहब, ठीक है। तो चाहे स्ट्रेस हो या यंग मॉड्यूलस हो, दोनों में क्या होता है जी? रिलेशन, दोनों का यूनिट जो था वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए सर, कुछ समझ में आया हमको, क्लियर है इतनी बात। अब सर, आपने सारा जो फोकस अभी तक इस बात की, सारी जो कहानी इर्द गिर्द गड़ी, वो गड़ी अपने स्ट्रेन के। आपने हमें समझा दिया कि स्ट्रेन क्या बला है भाई साहब। तो स्ट्रेन जो बला है, इसको अब मेजर भी तो करना पड़ेगा। तो कौन कौन से डिवाइसेस हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिससे स्ट्रेन मेजर कर पाएंगे? और क्वेश्चन ये भी है कि मेजर कर क्यों रहे भाई साहब, मेजर क्यों कर रहे हैं, इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस जो है वो होता है रो एल बाई ए साहब, रो एल बाई ए। किसी भी मटेरियल का, किसी भी वायर का, ये ही ले लो, पक्का इसका रेजिस्टेंस होगा ना भाई साहब, रेजिस्टेंस होगा, जो कि कितना होता है? रो एल बाई ए होता है। मतलब ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टिविटी पे, लेंथ पे, एरिया पे। मतलब लेंथ और एरिया डिनोट्स डायमेंशंस और रो इज द रेजिस्टिविटी इनसाइड फिनोमेना ऑफ द मैटर। तो भाई साहब, किसी वायर में आप स्ट्रेस कर रहे हो, मतलब उसको स्ट्रेन आ रहा है, उसमें डिफॉर्मेशन आ रहा है, उसमें स्ट्रेस है, लोड के कारण लोड लगा रहे हो, स्ट्रेस आ रहा है, स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन आ रहा है। स्ट्रेन माने क्या? उसके डायमेंशन में चेंज। तो उसके डायमेंशन में चेंज मतलब क्या? उसके रेजिस्टेंस में चेंज। यही तो चाहिए, ट्रांसड्यूसर बना रहे हैं, रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर है, यही चाहिए। हैं, पूरी कहानी सुनिएगा क्या हो रहा है, पूरा रोड मैप सुनिएगा। ये हो रहा है कि आपके पास है भाई साहब लोड, आपके पास क्या है? लोड, बताया ना मैंने, ब्रिज वाला लोड है साहब। ये लोड की वजह से आपके स्पेसिमेन में क्या प्रोड्यूस हुआ भाई साहब? स्ट्रेस। इस स्ट्रेस की वजह से आपका स्पेसिमेन क्या हो गया? डिफॉर्म हो गया। तो उस डिफॉर्मेशन की वजह से उसमें स्ट्रेन आ गया।
इस स्ट्रेन की वजह से आपके मटेरियल में रेजिस्टेंस चेंज आ गया, बराबर, रेजिस्टेंस चेंज आ गया। इस रेजिस्टेंस चेंज को यदि मेजर कर लें, इस रेजिस्टेंस चेंज को मेजर कर लें तो व्हीटस्टोन ब्रिज यूज करते हैं मेजर के लिए, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या करके दे देगा, व्हीटस्टोन ब्रिज आपको इस रजिस्टर की वैल्यू दे देगा कि ये जो चेंज हुआ ना ये कितना हुआ, इसकी वैल्यू बता देगा, इस रजिस्टर चेंज की वैल्यू बता देगा। इस रेजिस्टेंस चेंज को व्हीटस्टोन ब्रिज में हम चाहें तो आउटपुट में वोल्टेज डिफ्लेक्शन करवा के वोल्टेज जो है ना आउटपुट में वो लेके आ सकते हैं, यानी कि वोल्टेज पे बात किया जा सकता है ना। इस वोल्टेज को इस लोड के टर्म में जो कि इनपुट है कैलिब्रेट किया जा सकता है, इसे ही कहते हैं मेजरमेंट। ठीक है, ये हो गया आपका कैलिब्रेशन। नाउ यू आर डूइंग सेलिब्रेशन। अरे इतने अच्छे समझ में आया, सेलिब्रेशन क्यों नहीं करेंगे सर? लोड से स्ट्रेस बना, स्ट्रेस से स्ट्रेन बना, स्ट्रेन ने रेजिस्टेंस चेंज किया, रेजिस्टेंस को व्हीटस्टोन ब्रिज से मेजर कर लिया, आउटपुट में वोल्टेज लिया, उस वोल्टेज को कैलिब्रेट कर दिया इनपुट लोड के अनुसार, तो पूरी कहानी हो गई। मतलब ओवरऑल ट्रांसड्यूसर हो गया, रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर हो गया। किस फिनोमेना पे काम कर रहा है? रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है साहब। किसका चेंज हो रहा है? जो मटेरियल इन्वॉल्व है जिसमें कि स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है। गुड पॉइंट। चलो आगे बढ़ो। ये वाला अब देखो जरा, मैं इसको मिटाता हूँ, मैं फिर से मुद्दे पे आऊँगा। तो ये जो स्ट्रेस है, इसको स्ट्रेन जो है ना, इसको मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है, फाइबर ऑप्टिक गेजेस भी है हमारे पास। ठीक है, इस स्ट्रेन को मेजर करना है ना, तो पीजो रेजिस्टिव गेज भी है, पीजो इलेक्ट्रिक गेज की भी बात हो गई, और फाइबर ऑप्टिक गेजेस की बात हो गई, है ना। तो ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसे तो हम नहीं पढ़ेंगे। बट पीजो रेजिस्टिव गेज जिसे हम पढ़ने वाले हैं उसी को हम बोलते हैं भाई साहब स्ट्रेन गेज। इसको ही क्या बोलते हैं हम? स्ट्रेन गेज। ये आपके टॉपिक का हिस्सा है ना, इसे हम स्ट्रेन गेज पढ़ते हैं। उसके बाद सेपरेट टॉपिक है पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, तो वो यहाँ पढ़ेंगे। दोनों का काम क्या है? डायनेमिक लोड या लोड जो है ना उसे क्या करके देना, मेजर करके देना, उसे बताना। ठीक, तो पीजो इलेक्ट्रिक गेजेस, पीजो रेजिस्टिव गेजेस में स्ट्रेन गेज हो गया। पीजो इलेक्ट्रिक गेज में सर क्वार्ट्ज क्रिस्टल इज द बेस्ट एग्जांपल, रोचेल साल्ट इज द बेस्ट एग्जांपल, पीवीडीएफ इज द बेस्ट एग्जांपल। पढ़ेंगे, जब आएंगे तब पढ़ेंगे, है ना। तो हमारा टॉपिक था स्ट्रेन गेज। स्ट्रेन गेज का काम ये रहेगा कि सर एक ट्रांसड्यूसर रहेगा जिसका इनपुट स्ट्रेन है जी, और आउटपुट में रेजिस्टेंस चेंज होगा। जिस रेजिस्टेंस की चेंज की वजह से जो भी आउटपुट में डिफ्लेक्शन होगा वो इनपुट के रिस्पेक्ट या इनपुट के साथ कैलिब्रेट कर दिया जाएगा। तो बेसिक वाला ठीक है। अगले लेक्चर से स्ट्रेन गेज को विधिवत रूप से प्रारंभ करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।